संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो अध्यक्ष को बुलवा को बुला रहा हूँ। अब विधायक जी बोला अध्यक्ष को बुलवा दो। बुलवा रहा हूँ। हाँ 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 तो साथियों, अब आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी रमाकांत पिप्पल जी आपके बीच में है। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हमें सम्मानित करें। पिप्पल जी। धन्यवाद सरोटिया जी। आज जो हाँ बड़ापुरा में बहुजन राज अधिकार यात्रा पहुंची है, ये यात्रा दिनांक 26 अप्रैल फूलबाग मैदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क ग्वालियर से शुरुआत हुई। माननीय प्रभारी जी बैठे, इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी और उस यात्रा को लेकर मैं चला। पूरे ग्वालियर की सभी विधानसभाओं से होते हुए गौद, पौरी, श्योपुर, शिवपुरी, सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी में वो आज आपकी आखिरी मीटिंग जो हाँ बड़ापुरा में दिमनी विधानसभा की हो रही है। दिमनी विधानसभा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने बहुत दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, स्वागत किया। इसके लिए मैं प्रदेश इकाई की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके बीच में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन। इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही उत्तर प्रदेश की चाचावार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की एकमात्र आदर्श नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए उनको नमन। आज इस नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय मुकेश अग्रवाल जी, आपके लाडले विधायक सम्मानित बलवीर सिंह डंडोतिया जी, सम्मानित मंच सरपंच साहब, विधानसभा की टीम और इस बड़ापुरा जहाँ के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बन के भी आता था, जिलाध्यक्ष बन के भी आया, संभाग का अध्यक्ष बन के भी आया, आज माननीय बहन जी के आशीर्वाद से प्रदेश अध्यक्ष बनकर भी आपके इस बड़ा राम प्रसाद नेताजी बैठे हैं। जब आज से 25 साल पहले जब हम आपके बीच में आते थे तो आप भी काफी जवानी जोश भरे संघर्ष करते थे, हमें जगह जगह मीटिंग कराने का काम करते थे। आप सभी के बीच में ये बहुजन राज अधिकार यात्रा इस प्रदेश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां और इनके षड्यंत्र के खिलाफ पर्दाफाश करने और इस प्रदेश में जो ओबीसी समाज है उसको 27% आरक्षण मिलना है, उसके समर्थन में और देश और प्रदेश में भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा के कोने कोने में जाकर इन कांग्रेस भाजपा के नीतियों का पर्दाफाश करेगी और 2023 में इन भ्रष्टाचारी सरकारों से, बलात्कारी सरकारों से, हत्यारी सरकारों से, इस गरीब समाज के शोषणकर्ता सरकारों से निजात कैसे मिलेगी, बेरोजगार भाइयों को रोजगार कैसे मिलेगा और ये लोग अब हमारे वोटों को खरीदने के लिए जब हम लोग इनसे सवाल जवाब करने लगे तो कभी 2-2.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली थी। जब गाँव गई थी तो इस विकास यात्रा को विनाश यात्रा का खिताब मिला और ग्रामीणों ने इनको खदेड़ कर भगाने का काम किया। आज उनका सर्वे आता है और उनका संघ कहता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। अब वो लोग
आपके बीच में षड्यंत्र रच रहे हैं और झूठ बोलना इनका हमेशा से काम रहा है। झूठ बोलना इनका हमेशा से काम रहा है। ये लोग अब झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, नौकरियां निकाल रहे हैं तो उनमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, अन्य अत्याचार ये लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुट रही है या उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये लोग उन अपराधों को रोक नहीं पा रहे हैं। अब इस प्रदेश में जब इन तमाम समस्याओं से इस प्रदेश का हर छोटा बड़ा इंसान, चाहे किसान हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवान हो, चाहे हमारे किसान माताएं बहनें हो, चाहे इस प्रदेश का विकास हो और चाहे नन्हे मुन्ने बच्चों का शिक्षा हो और चाहे अस्पतालों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा हो, इन सारी चीजों में हम लोग जन प्रभावित होते हैं और इन जन प्रभावित भावनाओं से ये लोग खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि ये शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ऐसी सोच रही है कि इस धरती पर पहले राजतंत्र हुआ करता था। तो में क्या बात है, आप लोग भी बात करते हो? भाई मेरा गला खराब है इसलिए मैं तेज नहीं बोलूंगा। इस प्रदेश में और देश में जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं गुलामी वाली थी। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी गरीब लोग हैं उसमें सर्व समाज के लोग आते हैं। हम सब लोग भी राजा महाराजाओं के यहाँ गुलाम थे। अपने खेतों में अन्न दाना जो भी पैदा करते और लगान में सारा का सारा राजा महाराजाओं के यहाँ जमा कराते हैं और राजा महाराज उस लगान को अपने पास आधा रखते और समय पर महापुरुषों ने सामाजिक आंदोलन चलाए, जागरूकता चलाई और इसमें ताबूत में कील ठोकने का काम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में होता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो इस सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए अपना संघर्ष शुरू करते हैं, उस संघर्ष में वो लोग, बाबा साहब ने देखा कि इस देश में राजतंत्र है और अगर इस देश में राजतंत्र जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस गरीब समाज को न्याय नहीं मिल सकता है और ये गरीब समाज कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकता है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने गोलमेज सम्मेलन में वोट की लड़ाई लड़ी और आपको वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। वोट का अधिकार दिलाने के बाद बाबा साहब ने संघर्ष जारी रखा और संघर्ष में उनको संविधान सभा में पहुंचने का मौका मिला, वो भी बड़े संघर्ष के बाद। इतिहास लंबा है। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में इस देश के राजतंत्र को खत्म करके 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र स्थापित हुआ। इससे इस देश के जो मनुवादी ताकतें थी, जो कांग्रेस पार्टी के रूप में इस देश में कहीं ना कहीं अपना शासन चला रही थी, उनकी मानसिकता बाबा साहब के प्रति बहुत खराब थी। हमारे लोग आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, तो इससे बचने के लिए और संविधान को बचाने के लिए कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी ऐसी बात करते हैं और वो कांग्रेस का नाम लेते हैं गांव में जा जाकर। उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जीते जी बाबा साहब को परेशान किया, मरने के बाद भी बाबा साहब को परेशान किया। जब बाबा साहब का देहांत 6 दिसंबर 1956 को होता है, इस देश में राजतंत्र था, उसको खत्म किया बाबा साहब ने। वोट का अधिकार दिलाया बाबा साहब ने। इस देश का संविधान लिखा बाबा साहब ने, जिससे हमारे सब अधिकार हमको मिल रहे हैं। क्या उस बाबा साहब को इस देश में भारतीय का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलना चाहिए? पर इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब की जब मृत्यु हुई तो बाबा साहब को दिल्ली में जलाने भी नहीं दिया गया। क्या दिल्ली में सिर्फ नेहरू गांधी का ही अधिकार था? क्या उन्होंने पूरी दिल्ली की रजिस्ट्री करा ली थी? जब जो देश आजाद हुआ उसमें बाबा साहब भी कहीं ना कहीं गरीब समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे।
अब क्यों उनको बुरा क्या लग रहा था, बाबा साहब इस देश के सभी गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वो लोग सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कैसी लड़ाई लड़ रहे थे कि जो टैक्स देते हो वो ऊपर रहेंगे, जो टैक्स देते होंगे वो ऊपर रहेंगे, जो पढ़े लिखे होंगे वो ऊपर रहेंगे, जिनके पास जमीन जायदाद होगी वो ऊपर रहेंगे। ये सारी चीजें हमारे पास थी नहीं तो हम तो नीचे के नीचे रह जाते। बाबा साहब ने इस दलील को ठुकराया और अंग्रेजों के सामने इस देश की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को रखने का काम किया और इस देश को राजतंत्र खत्म करके ही लोकतंत्र जब तक स्थापित नहीं होगा इस गरीब समाज को न्याय नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने अपने तर्क के आधार पर न्याय तो हमको दिला दिया, पर मनोवादी बौखला गए और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की अंतिम सांस लेने के बाद बाबा साहब को 6 फुट जगह राजघाट पर जलाने के लिए नहीं दी और बाबा साहब को मजबूरी में जो अंतिम दर्शन भी लोग दिल्ली में भी करना चाहते थे, देश के लोग भी करना चाहते थे, बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बम्बई ले जाया गया, वहां पर चैत्य भूमि में उनके अंतिम संस्कार हुआ। ये पीड़ा कहीं ना कहीं इस गरीब समाज के मन में जरूर रही होगी कि जिस बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी जीवन लगा दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उस बाबा साहब की आज ये लोग झूठी जय जयकार करते हैं, जबकि बाबा साहब को उस समय पर उनको सम्मान देना चाहिए और राजघाट पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया। बात आगे बढ़ी, इस धरती पर मानवर काशीराम साहब पैदा होते हैं और मानवर काशीराम साहब भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में गए और वहां पर उनको प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से वो लोग मानवर काशीराम साहब इस देश की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए और इस देश के राजपाट को हासिल करने के लिए, इस गरीब समाज को हुक्मरान बनाने के लिए उन्होंने पूरे देश के इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया और उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज को जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देकर और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसे नारे गगनभेदी जब पूरे देश में गूंजने लगे, मानवर काशीराम साहब ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कई हजार किलोमीटर साइकिल चलाकर इस गरीब समाज को, अनपढ़ समाज को, भोले वाले समाज को जागरूक किया और एक संगठन तैयार किया और 14 अप्रैल 1984 को मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद जब पार्टी चुनाव लड़ी और 1989 में हमारे 3 सांसद चुनकर आए और 3 सांसदों के जब समर्थन की जरूरत बीपी सिंह सरकार को हुई तो माननीय बहन जी ने क्या कहा कि मैं लायक बाप की लायक बेटी हूँ और लायक बेटी हूँ तो मैं लायक बाप को पहले सम्मान दिलाने के लिए काम करूँगी। मुझे हमारे समाज के सभी गरीब भाइयों ने अपने वोट की ताकत से चुनकर इस सदन में भेजा है तो मैं उनके हकदार की लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। मैं आपको समर्थन दूंगी। मानवर काशीराम साहब ने भी कह दिया हम समर्थन देंगे पर हमारी शर्तें होंगी। बोले क्या शर्त होगी? बोले जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब को सम्मान भी बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मिला है और आज हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी कहते हैं कि भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को लेकर। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए भी मानवर काशीराम साहब बहन जी ने काफी संघर्ष किया। पूरे देश में 300 रैलियां की, बोर्ड क्लब पर 45 दिन का धरना दिया और उस 3 सांसदों के समर्थन से आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा के दी। अब दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि इस प्रदेश में अभी भी पिछड़े वर्ग समाज को 27% आरक्षण नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई अब बहुजन समाज पार्टी ने अपने कंधे पर रखी है और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगी और ओबीसी समाज को भी न्याय दिलाने का काम करेगी। पर वर्तमान में हालात प्रदेश के बहुत खराब हैं। यहाँ पर किसान परेशान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सरकार में किसानों के लिए भी 3 काले कानून बना दिए थे। उन 3 काले कानूनों का किसानों ने जमकर विरोध किया। 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया। 750 किसानों ने आत्महत्या की। तब इस हत्यारी सरकार ने उन काले कानूनों को बदलने का काम किया। यानी जब तक हम लोग मर नहीं जाएंगे, मिट नहीं जाएंगे, तब तक इनके जी को
चैन नहीं आता है। ऐसी हत्यारी सरकारों को अब जड़ से विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है और उस प्राइवेट में सबसे ज्यादा नुकसान इस गरीब समाज का है। आज प्रदेश में 60 लाख से ऊपर बेरोजगार घूम रहा है। बहन बेटियों की हर 3 घंटे में यहाँ पे इज्जत आवरी लुटती है या उनकी हत्या होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। किसान परेशान है, उनको खाद बिजली पानी कुछ नहीं मिलता है तो ब्लैक में मिलता है। काफी परेशान रहता है किसान और जब फसल उनकी आती है तो उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है। वाजिब दाम में भी ये लोग कहीं ना कहीं घोटाला करते हैं। इन सारी चीजों से हमें निजात पाना है तो एक ही उपाय हमारे पास है कि हम बार बार इन 75 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनाते आ रहे हैं, हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो फिर आपको सुधार करने के लिए अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। और सिस्टम को बदलने के लिए हमारे सामने इस देश की सबसे मजबूत ज्यादा वोटों वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महापुरुषों के सपने को ईमानदारी से साकार करने वाली है और इस देश के संविधान को 100% लागू करने वाली है। बाबा साहब ने भी कहा था किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोगों की नीयत खराब होगी तो संविधान में कमियां बताने का काम करेंगे। और इस संविधान को चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी तो थोड़ा बहुत खराब भी होगा, उस संविधान को अच्छा बताने के लिए प्रयास करेंगे। और वो इस देश में हो रहा है। इस देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो सरकार है वो संविधान को खराब बताती है और संविधान में संशोधन करती है। जबकि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में आपके वोट की ताकत से 4 बार लोकप्रिय सरकार चलाने का काम किया और आपको बता दिया कि भारत देश का संविधान पूरे विश्व का सर्वोच्च संविधान है। इसमें हर गरीब समाज के लिए हक अधिकार सुनिश्चित है। समता समानता बंधुत्व न्याय सबके लिए समान है। जो जुल्म करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और जो अच्छा करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है। ये माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो आपने देखा होगा वहाँ पर माननीय बहन जी ने जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं सबको सम्मान देने का काम किया। वहाँ पर उनके नाम से जिले बनाने का काम किया। बाबा साहब की 30 माननीय बहन जी के अंदर थी कि जिस कांग्रेस ने बीजेपी ने बाबा साहब को 6 फुट जगह दिल्ली में जलाने के लिए नहीं दी, उस बाबा साहब को माननीय बहन जी को सम्मान दिलाना था। सदन में भारत रत्न तो दिला दिया पर दिल्ली में सरकार न होने की वजह से कोई दिल्ली में ऐसे ऐतिहासिक पार्क इमारत स्टैचू माननीय बहन जी नहीं लगा पाई। तो वो 30 माननीय बहन जी के अंदर थी। उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर आता है और वहाँ पर बहुत बेशकीमती जगह थी माननीय बहन जी की नजर में। उस 80 एकड़ जमीन पर माननीय बहन जी ने इस गरीब समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत रविदास कबीरदास और जितने भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाने का काम किया उन सभी महापुरुषों को आदमकद स्टैचू लगाकर आज राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाकर इस सोए हुए समाज को सम्मान दिलाने का काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। साथियों, यही बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय बहन जी ने सभी महापुरुषों के सम्मान करते हुए परिवर्तन चौक बना कर दिया। माननीय बहन जी ने बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क बना कर दिया जो पूरे विश्व की धरोहर के रूप में जाना जाता है। ताजमहल से भी ज्यादा उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क को घूमने के लिए विदेशी सैलानी और हीरो लोग शूटिंग करने के लिए आते हैं। ये सम्मान किसका बढ़ रहा? आपका। जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो हर गरीब किसान जिसके पास जमीन नहीं थी उसको 3-3 एकड़ के जमीन के पट्टे मिले। जो बेरोजगार भाई घूम रहे थे बैकलॉग पूरा करके उनको नौकरी देने का काम किया। जो बच गए थे उनको प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम किया। उसके बावजूद भी बच गए थे तो सरकारी जो विभाग थे वहाँ पे ठेकेदारी होती है, उस ठेकेदारी में भी इस SC/ST के लोगों को OBC के लोगों को 30% आरक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए। पढ़ाई लिखाई का स्तर उन्होंने सुदृढ़ किया। बहन बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी उनको छात्रवृत्ति 15,000, साइकिल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, छात्रावास में एडमिशन, रहने की अच्छी सुविधा, अच्छे टीचरों से पढ़ाने की व्यवस्था
कर कर माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और जो लोग दबंग लोग थे, अन्य अत्याचार करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, लोगों की मारपीट करते थे, हत्या करते थे, ऐसे लोगों को बहन जी ने जेल की सलाखों में डालने का काम किया। इसीलिए कहते लगा बहन जी का शासनकाल बड़ा चुस्त और दुरुस्त रहता था। बहन जी के शासनकाल में कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाता था। साथियों, ऐसे हालातों में आपको अब समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक न्यायप्रिय पार्टी है और इसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक आदर्श नेता है जो सर्व समाज के गरीब लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। इस प्रदेश में बेरोजगारों को न्याय दिलाना है, इस प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना है और इस प्रदेश में किसानों को भी सम्मान करते हुए उनका खाद बीज पानी का उचित प्रबंध करने का ऐसा सशक्त माध्यम तैयार करना है जिससे हमारे किसान भाई परेशान न हो। अब सबसे बड़ी चिंता की बात एक और है, इस प्रदेश में इन लोगों ने हमारी बहनों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। लाडली बहना योजना के नाम पर इन्होंने 1000 की घोषणा की है। कांग्रेस ने लाडली बहना नारी सशक्तिकरण नारी सम्मान योजना के नाम पर 1500 रुपए और 500 रुपए का सिलेंडर देने का ऐलान किया है। यहाँ पर अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब एक साल में 12,000 रुपए बहन को दे रहे हो, कांग्रेस वाले एक साल में 18,000 रुपए दे रहे हैं और आपके सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है, बंद किया जा रहा है या उनको निजीकरण किया जा रहा है। जब आपके बच्चे, जिस बहन को आप 1,000 दे रहे हो, एक साल के 12,000 दे रहे हो, उनके बच्चे जब स्कूल में ही नहीं जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे, नौकरी लगेगी नहीं, काम उनको मिलेगा नहीं, तो क्या 12,000 से वो बहन अपने परिवार का पालन पोषण कर देगी? उसके पास खेती है नहीं, तो फिर ऐसी बहनों का 12,000 में होगा क्या? और जब आप 12,000 दोगे तो वो 12,000 के लिए कम से कम 12,000 चक्कर काटेगी और जब आप उसको पैसे दोगे उतने में उनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे और भीख मांगते मांगते उनको भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। और ये मनुवादी पार्टियां चाहती हैं ये गरीब समाज पंगु बना रहे, भिखारी बना रहे और हमारे पीछे पीछे भीख मांगता रहे। अब बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि आप लोग अपने वोट की ताकत को पहचानो और बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में संकल्प लेती है कि हम ना तो 12,000 देंगे, ना ही हम 18,000 देंगे, ना ही हम आपको फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, पर हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से सुन लो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो इस प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूलों में सबसे अच्छी और जो पढ़ लिख जाएंगे तो वो बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उनके लिए कोई न कोई काम का प्रबंध किया जाएगा। या तो उनको रोजगार दिया जाएगा या उनको प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम दिया जाएगा या उनके खुद के स्वरोजगार उनको खुलवाने का काम किया जाएगा जिससे वो अपने परिवार के लिए कम से कम 20 से 25,000 रुपए की आय करने का स्रोत का इंतजाम कर सके। अगर आपको महीने में 25,000 चाहिए या आपको एक साल में पीढ़ी के हराम के 12,000 चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज एक कमेरा समाज है, ये अपनी कमाई पर विश्वास रखता है, अपनी मेहनत करता है और उस मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। हम लोग किसी की भीख नहीं लेना चाहते और बाबा साहब ने आपको भिखारी बनाने के लिए वोट की ताकत नहीं दी है, इसलिए वोट की ताकत से शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का काम करें और सारी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि वोट से ही आप शासन सत्ता ले सकते हो और वोट से ही अपने हक अधिकार की रक्षा कर सकते हो। आप वोट से अपने इस विधानसभा से जब विधायक चुनकर भोपाल भेजेंगे और विधायक इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आपके हर समस्या के ताले खोले जा सकते हैं। अब समस्या का समाधान के लिए हमें वोट का ही आने वाले 2023 के चुनाव में सही इस्तेमाल करना है और हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत करना है। तभी माननीय बहन देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, जब बहन प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का संविधान और लोकतंत्र बचेगा। बाकी की बातें हमारे प्रभारी जी बताएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आदित्य जी। साथियों, प्रभारी जी को बुलाने से पहले हमारे कुछ युवा लड़के, बच्चे, माता बहना चारों तरफ खड़ी हैं, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि शांति का तो परिचय देंगे और उनके स्वागत के लिए हमारे साथ कलाकार हैं बाबू गप्पी जी, तो उनसे निवेदन करूंगा कि एक कॉमेडी
नहीं सही नहीं। एक पहले एक बाद में। मैं अपने बुजुर्गों से और सभी से और खासतौर पे मंचासीन पदाधिकारियों से निवेदन चाहता हूं कि सबकी हमारे नौजवानों की ये इच्छा है